हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आईएसीएस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीजीएल के टीयर 1 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद ये पहला वीडियो है। दोस्तों, ये जो वीडियो हमने आज तैयार किया हुआ है, जो क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हुए हैं, तो हमने इसमें सीजीएल टीयर 2 के एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख के किया हुआ है। दोस्तों, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है सीएचएसएल के एग्जामिनेशंस के लिए और भी एग्जामिनेशंस के लिए भी, लेकिन स्टैंडर्ड जो है बेसिकली दोस्तों ये सीजीएल टीयर 2 को ध्यान में रख के सेट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे छात्र जो सीजीएल 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप उसे अंत तक जरूर देखें और ये बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए। चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट colonial writer who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a cliche। दोस्तों, चलिए इसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एरर कहाँ पे। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट colonial राइटर्स होगा। दोस्तों, वन ऑफ है तो फ्यू पोस्ट colonial राइटर्स होगा। और ये जो हु आया हुआ है, ये इसका एंटीसीडेंट, यानी कि ये हु किसके लिए आया है? ये पोस्ट colonial राइटर्स, जो कि एक प्लूरल है, तो इसके लिए आया हुआ है। टोटल जो दोस्तों अ फ्यू पोस्ट colonial राइटर्स, जो प्लूरल नंबर है। ठीक है दोस्तों, और जब ये प्लूरल नंबर के लिए हु आया है, तो हु के बाद हु का जो वर्ब है वो भी प्लूरल होना चाहिए, यानी कि बिलीव्स ना हो के क्या होगा? बिलीव हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे हु बिलीव्स ना हो के क्या हो जाएगा? हु बिलीव होगा दोस्तों, और राइटर भी चेंज होगा। ये राइटर ना होके राइटर्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया? राइटर्स हु बिलीव। राइट नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जाने से पहले एक वर्ड है, ये क्लीशे। क्लीशे, इसको हम लोग क्लीशे कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्लीशे है। और इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? ओल्ड मेमोरी या ओल्ड ऐसी छोटी स्टोरीज जिसका आज के डेट में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? क्लीशे कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। If you had just hinted at your difficulty, I would most certainly help you. No error. दोस्तों, चलिए बहुत ही इजी है, फिर भी हम लोग इसको शुरुआती दौर से, जैसे हम लोग को एक्चुअली जैसे अटेम्प्ट करना चाहिए हमको क्वेश्चंस को, वैसे करते हैं। अगर इट इज नॉट वेरी ऑब्वियस, अगर आपको तुरंत ऑब्वियस पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है, देन इट इज ओके। अदरवाइज आपको कैसे देखना है उस तरीके से हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। इफ यू हैड जस्ट हिंटेड एट योर डिफिकल्टी, कहने का मतलब है कि ये पास्ट टेंस का अनरियल इमेजिनेशंस है। तो पास्ट टेंस के अनरियल इमेजिनेशंस में क्या होता है? यहाँ पे हैड प्लस भीतरी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस भीतरी होता है दोस्तों। यहाँ पे वुड के बाद हैव नहीं है, तो वुड हैव प्लस भीतरी होगा। आई वुड हैव मोस्ट सर्टेनली हेल्प्ड यू होगा। तो प्रॉब्लम यहीं पे मिल गया दोस्तों। एरर ऑप्शन नंबर सी में होगा, जहां पे क्या होगा? आई वुड मोस्ट सर्टेनली को आई वुड हैव मोस्ट सर्टेनली, यहाँ पे हेल्प्ड भी होगा दोस्तों। ये हेल्प ऑप्शन में लिखना दोस्तों है, क्योंकि भी3 जब यहाँ पे क्या होगा? भी3 लगेगा, आई वुड हैव मोस्ट सर्टेनली हेल्प्ड यू होगा। राइट नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। At this turn of the conversation, Vikram blurted out that he was not knowing me when I used to live in the same town as he. दोस्तों, this is also very simple question. थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। एट दिस टर्न ऑफ द कन्वर्सेशन विक्रम ब्लर्टेड आउट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दैट ही वॉज नॉट नोइंग मी, दोस्तों नो एक ऐसा जिसमें आईएनजी नहीं लगता है। नो क्या है? ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। इसमें हम लोग प्रोग्रेसिव यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते हैं इसको।
तो इसमें क्या बनाएंगे दोस्तों, इसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट नो मी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, ही डिड नॉट नो मी, यानी कि प्रॉब्लम आपको मिल गया, एरर है ऑप्शन नंबर बी में, जहां पे क्या, ही वॉज नॉट नोइंग मी को चेंज करके ही डिड नॉट नो मी करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। The student requested the teacher to explain him the theory of relativity with some examples which he could understand easily. Now look at the solution. देखते हैं क्या प्रॉब्लम है दोस्तों इसमें। The student requested the teacher, no problem. The student requested the teacher to explain him. To explain him नहीं होगा दोस्तों, to explain to him होगा दोस्तों। एक्सप्लेन के बाद जिसको एक्सप्लेन करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे टू लगाते हैं, और जो एक्सप्लेन करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही एक्सप्लेन द थियरी विथ एग्जांपल, नो प्रॉब्लम, बट ही एक्सप्लेन द थियरी टू समवन। तो क्या होगा, एक्सप्लेन समथिंग टू समवन होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे टू समवन यानी कि हिम है, तो उसके पहले टू प्रीपोजिशन लगना जरूरी है, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, जहां पे हम लोग टू एक्सप्लेन टू हिम हो जाएगा। Now look at question number 5. Never I asked my Englishman how much he earned. दोस्तों आपको पता है कि जब हम कोई भी सेंटेंस कहां से, नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि नेवर हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, हार्डली हो गया, नो सूनर हो गया, ये सबसे अगर शुरू होता है तो इट टेक्स इन्वर्जन। तो इन्वर्जन, इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेवर डिड आई आस्क, इसमें बदल जाएगा दोस्तों। तो नेवर डिड आई आस्क हो जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम हमको मिल गया, एरर मिल गया। एरर है ऑप्शन नंबर ए में, जहां पे हमको क्या करना है, नेवर डिड आई आस्क में चेंज करना है उसको, राइट। अगर दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट में कहीं उलझ जाते हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूं उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज कम बैक टू मी, प्लीज कम बैक टू मी। यू पुट डाउन योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिवर्ट टू यू फॉर श्योर दोस्तों, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। We have studied the two specimen carefully. X differs to Y in only one respect. Very simple. दोस्तों we have studied the two specimens carefully. कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, यहाँ carefully है जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, स्टडी है, इसको क्वालिफाई किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यानी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं एक्स डिफर्स टू वाई। दोस्तों जब डिफर लगाते हैं तो टू नहीं लगाते हैं दोस्तों, क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। वेरी सिंपल, एक्स डिफर्स फ्रॉम वाई, ठीक है दोस्तों। तो हमें अपने सारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उसको एक्चुअली अलर्ट में रखना होगा, हम लोगों को आंख, कान, दिमाग सबको अलर्ट रखना होगा, कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। Now look at question number 7. What are the reasons to say it? This is again very simple question. What are their reasons? दोस्तों what are their reasons, जब रीजन कहते हैं तो रीजन फॉर लगता है प्रीपोजिशन दोस्तों, रीजन फॉर समथिंग होता है। तो रीजन जैसे फॉर लग जाएगा, तो जब फॉर लगेगा तो इन्फिनेटिव का टू यहाँ पे हट जाएगा और भर में आएंगे, यानी कि जेरंड लगाएंगे, सेइंग इट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सेइंग इट। तो फॉर सेइंग इट हो जाएगा, यानी कि पूरा सी जो है पी सी सेक्शन को क्या करेंगे, टू से इट को फॉर सेइंग इट से इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. He did not pass the examination in spite of his best efforts. Very important question, my friend. Very important. He did not pass the examination in first view. It's not a problem. There is no error in it. But when you go ahead and read out in spite of his best effort, माने बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी, तो पास नहीं हुआ, नहीं पास नहीं कर सका होगा दोस्तों। जब बेस्ट एफर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लगाना है, कुड लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिड मतलब कि ये क्या है, इट्स नॉट ए रेगुलर प्रैक्टिस इन द पास्ट टेंस, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट हिज
एफर्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, राइट। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। यहां पे डिड नॉट को कुड नॉट से हम लोग चेंज करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। माई डॉटर इन लॉज हु आर इन कोलकाता हैव कम टू विजिट अस। दोस्तों, माई डॉटर इन लॉज नहीं होता है दोस्तों। जब हम ऐसे हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स को हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो जो रूट वर्ड होता है उसको प्लूरल बनाते हैं दोस्तों। तो डॉटर्स इन लॉ होगा, ना कि डॉटर इन लॉज होगा, ठीक है। और जब दोस्तों इसको पोसेसिव बनाना होता है तो लास्ट जो टेल वर्ड होता है उसके साथ हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तब यहां पे हम लॉ में अपोस्ट्रोफी एस लगा के एस कर दे तो लॉज हो जाता है, तब यह पॉसेसिव केस बनेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिमांड क्या है, डिमांड है यहाँ पे इसको प्लूरल बनाने का, इस नाउन को, हाइफेनेटेड नाउन को। तो इस हाइफेनेटेड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रूट वर्ड होता है उसको हम लोग प्लूरल बनाते हैं ऐसे एस लगा के, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया, माई डॉटर्स इन लॉ हु आर इन कोलकाता हैव कम टू विजिट अस। So answer would be option number A. Now look at question number 10. There has always been some form of education, but there has not always been in schools. There has always been some form of education. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे किसी न कोई फॉर्म का एजुकेशन था, है, मतलब देयर हैज ऑलवेज बीन, हमेशा रहा है। बट देयर हैज नॉट बीन ऑलवेज स्कूल्स, कभी हमेशा स्कूल्स नहीं थे। स्कूल्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल है दोस्तों। जब यहाँ पे जब प्लूरल्स होगा तो देयर के बाद आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। देयर हैव नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी विल बी द right one, right? Now look at question number 11. This question is from one word substitution. Concluding part of a literary work. कोई भी लिटरेरी वर्क का क्या concluding part क्या कहलाता है, इंटरल्यूड, प्रील्यूड, एपिलॉग या प्रीफेस। दोस्तों, concluding part of a literary work is called epilogue. Option C will be the right one. But we should know the meaning of other words. I think आप जानते ही होंगे, बहुत ही सिंपल है। इंटरल्यूड होता है, दो इवेंट्स के बीच में जो बात कही जाती है उसको इंटरल्यूड कहते हैं। इवेंट से पहले या कोई जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक बजाने से पहले कोई जो इंट्रोडक्टरी म्यूजिक होता है उसे प्रील्यूड कहते हैं, या फिर उसके पहले कुछ कहना प्रील्यूड कहलाता है। दो इवेंट के बीच में कहना इंटरल्यूड कहलाता है। और प्रीफेस, जिससे कोई किताब वगैरह लिखी जाती है, उसकी जो भूमिका लिखी जाती है, उसका जो इंट्रोडक्शन लिखा जाता है उसे प्रीफेस कहते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. साइंस ऑफ डिजीजेस, इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, पैथोलॉजी। दोस्तों, साइंस ऑफ डिजीजेस क्या होता है? इटियोलॉजी होता है दोस्तों साइंस ऑफ स्टडिंग द रीजन्स ऑफ डिजीजेस, ठीक है, ओरिजिन ऑफ डिजीजेस। जब रीजन्स ऑफ डिजीजेस को पढ़ते हैं तो उसको इटियोलॉजी कहते हैं। जब सिम्टम्स को स्टडी करते हैं और रोग का पता लगाते हैं तो उसे डायग्नोसिस कहते हैं। प्रोग्नोसिस होता है दोस्तों कि किसी बीमारी से कोई ग्रसित है व्यक्ति, तो उस बीमारी के कारण वो व्यक्ति कितनी लंबी दिनों तक वो जिंदा रह सकता है उसके बारे में बताता है, उसके भविष्य के बारे में बताता है कि हाँ चलिए इतना दिन तक ये ठीक हो जाएंगे या इतना दिन तक ही ये जीवित रह पाएंगे, उसके बाद जीवित नहीं रह पाएंगे। इसको कहते हैं प्रोग्नोसिस। और पैथोलॉजी हो जाता है साइंस ऑफ डिजीजेज। डिजीज के बारे में जानना क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। तो आप समझ गए सारे वर्ड्स का मीनिंग। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, साइंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13. A den for small animals क्या कहलाता है, हच, यूनिनोर, नेस्ट या ड्वेलिंग। दोस्तों, a den for small animals is called hutch. Option number A.
यूनिनोर तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है दोस्तों, एक्चुअली चूंकि हच एक इसकी कंपनी थी, हचिंसन इंडिया टेलीकॉम कंपनी थी, तो उसी तरीके से मैंने यूनिनोर भी एक कंपनी का नाम लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा यूनिनोर कोई वर्ड नहीं है, कोई चीज नहीं है। यूनिनोर हच, हचिंसन, जिसको हम कहते हैं डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स। नेस्ट समझते हैं, नेस्ट माने घोंसला, ड्वेलिंग्स माने रहने का स्थान, ड्वेलिंग्स कहलाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये इडियम्स है दोस्तों। अब नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस इडियम्स, अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। ऑप्शंस आर अनएक्सपेक्टेड एंड प्लीजेंट, अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, daring personality और a cowardly person। दोस्तों अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट दोस्तों मतलब कि कोई हादसा हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड होता है और अनप्लीजेंट होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, हाई एंड ड्राई। ऑप्शंस आर टू मेक समवन हैप्पी, टू लीव समवन हेल्पलेस, to welcome someone, to criticize someone। दोस्तों हाई एंड ड्राई का मतलब होता है टू लीव समवन हेल्पलेस, किसी को अकेला छोड़ देते हैं, उसको असहाय छोड़ देते हैं, निसहाय छोड़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाई एंड ड्राई। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16, प्रोग्नोसिस। अभी तो हमने पढ़ी दोस्तों। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि जो डिजीज हुआ है वो डिजीज कितने दिनों तक ठीक होगा, या फिर अगर ठीक नहीं होता है तो मरीज कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोग्नोसिस कहते हैं, यानी कि उसकी फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या होगा। डायग्नोसिस मतलब कि पता लगाना, बीमारी का पता लगाना। ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ लिक्विड फ्लो करता है। फोरकास्ट सही हो गया दोस्तों, फोरकास्ट। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है आगे की बात करना, भविष्य की बात करते हैं कि ये डिजीज कब तक ठीक हो जाएगा, या फिर अगर ठीक नहीं होता है तो मरीज कितने दिन तक जिंदा रहेगा, उसे कहते हैं प्रोग्नोसिस, यानी कि फोरकास्टिंग करते हैं उसकी बात। लेकिन अभी हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, इसलिए कि चौथा ऑप्शन बाकी है। हो सकता है कि प्रोग्नोसिस को वो बेहतर तरीके से डिफाइन करें। तो प्रोफाइलैक्टिक, तो दोस्तों प्रोफाइलैक्टिक का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करना जो हो जाता है वो प्रोफाइलैक्टिक कहते हैं, और प्रोफाइलैक्टिक्स कह देते हैं। तो साइंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस इज कॉल्ड प्रोफाइलैक्टिक्स। ठीक है दोस्तों, तो प्रोफाइलैक्टिक्स को प्रोग्नोसिस से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, फोरकास्ट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, इंसॉलेंट। इसका भी सिनोनिम्स निकालना है। ऑप्शंस आर डेट्रिडेंट, प्रोडिगल, क्रूएल या इम्पोर्टेंट। दोस्तों इंसॉलेंट का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल। क्या होता है? डिसरेस्पेक्टफुल, या इसको एरोगेंट भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा एरोगेंस जो सामने वाले को वो इंपॉर्टेंस नहीं देता हो, वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करता हो, सामने वाले को एकदम इंपॉर्टेंस नहीं देता, उसको तुच्छ समझता हो, इज्जत नहीं देता हो, रिस्पेक्ट नहीं देता हो, उसे इंसॉलेंट कहते हैं। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट भी वही होता है, डिसरेस्पेक्टफुल। जबकि डेट्रिडेंट का मतलब होता है दोस्तों, डेट्रिडेंट का मतलब कर्ज से दबा हुआ होना। प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना। क्रूएल का मतलब होता है दोस्तों जो क्रूएल होते हैं, जो क्रूर होते हैं, उसे क्रूएल कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, चेस्टाइज। ऑप्शंस आर वैलिडेट, क्रिटिसाइज, अपब्रेड या यूलोजाइज। दोस्तों चेस्टाइज का मतलब होता है कि किसी को बहुत ब्रूटली क्रिटिसाइज करते हैं। ब्रूटली मतलब कि बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? चेस्टाइज करते हैं। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? कि वो कोई खराब काम किया हुआ हो। इफ somebody has done something wrong and you are criticizing him brutally, that is called chastise, right? तो देखते हैं दोस्तों इसको बेहतर तरीके से कौन सा वर्ड इसको एक्सप्लेन करता है। वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब जो है उसको हम वैलिडेट करते हैं, प्रूव करते हैं, वैलिडेट कहलाता है। क्रिटिसाइज टू समव्हाट, क्रिटिसाइज का मतलब चेस्टाइज का मतलब क्रिटिसाइज होता है, लेकिन वी विल नॉट क्लोज द ऑप्शन हियर ओनली बिकॉज वी हैव 2 ऑप्शंस लेफ्ट।
तो अपब्रेड का भी मतलब होता है दोस्तों बुरी तरह क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज समवन वेरी ब्रूटली वेरी बैडली इज कॉल्ड अपब्रेड। तो क्रिटिसाइज से थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया गया, तो नाउ क्रिटिसाइज से हटके ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, अपब्रेड होगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन भी देख ही लेते हैं दोस्तों। यूलोजाइज, यूलोजाइज का मतलब होता है तारीफ करना, एडमायर करना, यूलोजाइज करना। ठीक है दोस्तों, सो ये उल्टा ही हो गया। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, अपब्रेड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। ये एंटोनिम्स दोस्तों, इसको क्या करना है हमको, इसका अपोजिट मीनिंग वर्ड देना है। नॉन प्लस्ड ऑप्शंस आर पजल्ड, कंफ्यूज्ड, कैंडिड या रिलैक्स्ड। दोस्तों नॉन प्लस्ड का मतलब होता है पजल्ड, एकदम कंफ्यूज्ड, अटरली कंफ्यूज्ड, पूरी तरह कंफ्यूज्ड हुआ रहना, नॉन प्लस्ड कहलाता है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें उल्टा यानी कि अपोजिट मीनिंग वर्ड एंटोनिम्स कौन सा है। तो पजल्ड तो सिनोनिम्स हो गया, कंफ्यूज सिनोनिम्स हो गया, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो इसका कोई लेना देना नहीं है, रिलैक्स्ड, काम, कंपोज्ड, क्या होगा इसका, एंटोनिम्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो रिलैक्स्ड विल बी द आंसर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। Again, we need to find the antonyms, opposite meaning words. Cursory. Options are hast, thorough, humble या hesitant. तो दोस्तों कर्सरी का मतलब होता है एकदम लाइटली देखना, जल्दीबाजी में किसी को देखना, मतलब ध्यान से नहीं देखते हैं। यू डू और रीड समथिंग इन हैस्ट, यू आर इन हरी, देन यू आर कर्सरी। आप कोई भी चीज को जल्दीबाजी में खत्म करते हैं, यू डू समथिंग वेरी क्विकली, इज कॉल्ड कर्सरी। यू डोंट डू इट थॉरली। ठीक है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, हैस्ट, इसका सिनोनिम्स हो गया दोस्तों थॉरो। आप जल्दीबाजी में नहीं कर रहे हैं, एकदम थॉरली कर रहे हैं, एकदम गहनता से कर रहे हैं दोस्तों, तो ये इसका एंटोनिम्स हो सकता है। बट विल नॉट क्लोज दिस हियर ओनली बिकॉज वी हैव टू मोर ऑप्शंस लेफ्ट। सो अदर ऑप्शंस आर हम्बल, हम्बल का इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। हेजिटेंट, थोड़ा सा डरा हुआ, थोड़ा सा सहमा हुआ, नो दोस्तों, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, thorough, right? So now we have completed the 20 questions of today's practice session and I hope you guys have enjoyed it today's session must. दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है और रोज करना है। थोड़ी सी गलती मेरे तरफ से हो जाती है कि sometime because of some or the other reasons I am not able to maintain it every day, but I always try my best to give you one set of 20 or 25 questions every day in the morning at 6 o'clock. दोस्तों अगर somehow if I am not able to do it, you have, today's is the 41th practice set, you have 40 or 41 sets in your hand. Any day, any point in time you can revise one of them, right? Thank you very much for watching this video and friends, please आप feedback दें, अगर आपको अच्छा लगे तो like करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन एंड कीप वॉचिंग एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिस, थैंक्स अ लॉट।